जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। ताड़ साहब, सबसे पहले तो अफसोस का इजहार करना है कि आज पाकिस्तान और भारत का मैच था, तो वो बड़ा बुरी तरह मैच हार रहे हैं। और ये समझ नहीं आती, पाकिस्तानी खिलाड़ी इंडियंस को जैसे ही देखते हैं ग्राउंड में, इनकी टांगें कांपनी शुरू कर जाती हैं। ना इनसे स्कोर बनता है, ना इनसे गेंद होंदी है, ना इन्होंने लाला इन्हों ते पैसे असी उड चले हैं। वो अभी हमारे ग्राउंड में लड़के बात कर रहे थे, वो यार हमें राफेल गिराने आती है, हमें मैच खेलने नहीं आते। सो पॉइंट ये है ताड़ साहब, ये तो मतलब निरी बेइज्जती है। ताड़ साहब, क्रिकेट बंद ही ना करा दी है, मतलब ये तो निरा जिथे जाने ने बेइज्जत होंगे। उधर इंडिया में भी ताड़ साहब लड़ाई चल रही है, वो कह रहे हैं हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ही नहीं खेलना, उधर लड़ाई चल रही है। और ये इतनी बुरी परफॉर्मेंस है इनकी कि ये कह रहे हैं कि ये वो साबित करते हैं कि वो सच बोल रहे हैं कि नहीं खेलना चाहिए। वो कह रहे हैं हमने मैच जीत के तो ऑपरेशन सिंदूर वालों को डेडिकेट करना है उनको। ताड़ साहब, क्या कर रहे हैं टीम, इस पे जरा कुछ करें ना, इनको कुछ बताएं। चीमा साहब, मेरे ख्याल में ये मैच नहीं होना चाहिए था, और ये भारत के इसरार पे नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान के इसरार पे होना चाहिए था। ये जो बच्चे वहां क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या इनको ऑपरेशन सिंदूर के स्पेलिंग नहीं आते इनको, कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और तुम खेल रहे हो? लेकिन दूसरी साइड पे रुपयों की, डॉलरों की भी जरूरत थी, इनको नहीं, दूसरी साइड वालों को। वहां पे कारोबार भी है ना चीमा साहब। ये सबसे ज्यादा पैसा तो किसने बनाना है, जो आप देखें ना, इसमें से इस मैच के बेनिफिशियरी कौन है? वो भारत है, पाकिस्तान नहीं है। लेकिन इनको चाहिए था मैच ना खेले। लेकिन मैंने कई दफा रिक्वेस्ट की है कि खुदारा ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि सारे स्पोर्ट्स बंद कर दे। अगर आप किसी चीज की तैयारी में नहीं है और फिर वहां पे इन बच्चों को बाहर बाहर ला के कौम के लिए एक कौमी नदामत जो है उसको करने की क्या जरूरत है? आप पहले अपनी इकॉनमी ठीक करें, आप दूसरी चीजों पर तवज्जो दें, इसकी क्या जरूरत थी? भारत के अंदर अब देखा जाए तो मैंने जिस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि वहां पे इस गेम पे, बल्कि जिस दिन शेक हैंड किया गया था तो तूफान उठा था। उन्होंने अपने भारत के कप्तान को ही कह दिया था ये देशद्रोही है, गद्दार है ये। क्योंकि दूसरी तरफ जो ये नफरत है, कारोबार है, सियासी कारोबार है, सोशल मीडिया के लिए कारोबार है, रेटिंग के लिए। और जो सहाफत में उसको नहीं कहता, एंटरटेनमेंट वो जो करते हैं, उनके गले फाड़ फाड़ के जो उनके एंकर चंद टीवी पर आकर टकरे मारते हैं, उनके लिए भी कारोबार है। नफरत का कारोबार है चीमा साहब वहां पे। तो ये पाकिस्तानी बच्चों को और पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि इनके साथ, अगर वो आपके साथ शेक हैंड नहीं करना चाहते तो तुसी फुफड़ बने हैं उन्होंने, लीव हिम अलोन, यू मूव ऑन टू योर ओन बिजनेस। आपको ये गेम उनके साथ खेलने की, इतने डॉलर और इतनी मोहब्बत उनको देने की क्या जरूरत थी? वो तो कारोबार कर रहे हैं आपसे। देखे ना, अगर देखा जाए, अमित शाह साहब का बच्चा है, वो बेनिफिशियरी है। अमित शाह साहब बेनिफिशियरी है इसके। एक तरफ पे ऑपरेशन सिंदूर है, एक तरफ आपकी हालतें आप जंग में हैं, आप नफरत इतनी मुसलमानों से और पाकिस्तान से करते हैं। शेक हैंड आपका कप्तान करे तो आप आसमान सर पे उठा लेते हैं, तो फिर गेम की क्या जरूरत थी? यू हैव लॉस्ट द सेंस। आपको स्पोर्ट्समैनशिप का अंदाजा नहीं है चीमा साहब, इनको नहीं पता। बल्कि मैं कल परसों चीजों को देख रहा था, टीम जब एंटर होती है मैदान के अंदर, वो एक दूसरे के साथ शेक हैंड करते हैं, जाती दफा भी करते हैं, चाहे हारे या जीते। शेक हैंड करना भी गुनाह है। इतनी नफरत, इतनी नफरत। लेकिन अब वो नफरत गले पड़ रही चीमा साहब। इस नफरत का जवाब कभी भी, जब एक बुरा काम करेंगे उसका रिजल्ट अच्छा कैसे आ सकता है? एक हिंदू मुल्क के अंदर इनके कैमरामैन और जर्नलिस्ट गए, अगलों ने वहां से धक्के मार मार के निकाला, वो निकलो यहां से, आपने देख लिया, मीडिया पे आ चुका है। वो हिंदू कौम है नेपाल, वो मुसलमान थोड़ी है। उनके तो मोल कोई रिश्तेदार नहीं है, उनका क्या तल्लक है? वो तो खुद मूर्ति पूजा करते हैं, वो भी आपको देख के खुश नहीं है, क्योंकि नफरत का कारोबार है। और इनके लिए अब ज्यादती हो रही है चीमा साहब। अंतर हकीकत ये नफरत जो है, और मैं पहले कहता था कि हमारी तरफ भी नफरत है, और नफरत इतनी करनी अच्छी नहीं है चीमा साहब। लेकिन अब वो क्या करें, कारोबार है, उस पर वो बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है पिछले 15 साल, वो देखें। लेकिन ये मैच जो है, ये मैच नहीं होना चाहिए था। इस मैच को अगर एक पार्टी कहती थी कि हमने शेक हैंड भी नहीं करना, दूसरी पार्टी को भी चाहिए था कि हमारी तरफ से भी माजरत है। लेकिन चले, ये ट्रैप में आए हैं,
उनके कारोबार का हिस्सा बने हैं। लेकिन इनको भी चाहिए था, मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने बड़ी दफा रिक्वेस्ट की कि कौम का पैसा बचाएं। इन बच्चों के ये जो चंद बच्चे आपने रखे सिफारशी, ये स्पोर्ट्समैन नहीं है, सिफारशी है। मैंने आपको कहा था, मैंने खुद अपनी आंखों से यहाँ पे न्यू जर्सी के एक मैदान के अंदर 300 पाउंड का बच्चा खिलाड़ी देखा था, जिसको खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। उसने कहा अब्बू जी के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे रख लिया टीम में। तो इस तरह के बच्चों पे कौम का टिकट जाया ना करें आप। रेसलिंग के बच्चों से क्रिकेट ना खिलवाया करें। तो ये माफी दें, अपनी कौम को माफी दें। और इस जो आपकी नेशनल जिल्लत है, इससे आज पाकिस्तान, देखें दो चीजें, आज पाकिस्तान जो है इलेक्शन ये हारेगा गेम, तकलीफ में जाएगा, तकलीफ में जाएगा। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। अब दूसरी तरफ से गेम ये थी चीमा साहब, बड़ा दूसरी साइड पे तो इतने इतने बड़े फिलासफर बैठे हैं टीवी चैनलों पे भारत के अंदर, बड़ा बड़ा आइंस्टाइन बैठा है, बड़ा बड़ा हेनरी किसिंजर बैठा है। चीमा साहब उन्होंने कहा था कि अगर हम हार गए तो हम कहेंगे भी हमने तो बाइकाट कर रखा था, अगर जीत गए तो उसको ओन कर लेंगे, हमने बदला ले लिया है, हमने जो वो 6 जो राफेल हैं उनका बदला ले लिया है। देखिए ना कितनी, वो तो पॉलिटिक्स खेलते हैं। अगर हार गए तो कहें भी हमने तो बाइकाट कर रखा था, हमारा तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हम तो क्यों खेला इन्होंने, हम तो इनको डिसोन करेंगे। अगर जीत गए तो ओन कर लेंगे, अगर हार गए। लेकिन दोनों गेम्स के अंदर पैसे हम खूब बनाएंगे। क्रिकेट पे पैसे बना रहे हैं, लेकिन जो टैरिफ में पैसे जा रहे हैं उसका क्या करेंगे। जो अमेरिका के साथ दुश्मनी लगी इस वक्त, जो भारत चाइना भाई भाई हो चुके हैं 6 राफेल गिराने वाली टेक्नोलॉजी के साथ, उसका क्या बनेगा भाई। उधर भी तो डॉलरों का नुकसान हो रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बच्चे जो इस वक्त यहां से बेरोजगार होंगे, यहां से जो वापस भारत जा रहे हैं, उनको पकौड़ों की दुकानें बना के देंगे आप, क्या करेंगे भाई वो। उधर आपकी तवज्जो नहीं है, उधर कोई तवज्जो नहीं। चले, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो यहां पे क्रिकेट का मैच वॉशिंगटन डीसी में भी हो रहा है। यूरोपियन यूनियन को भी कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, बल्कि नेटो को कह दिया है कि आप टैरिफ लगाएं, रशिया से तेल लेना बंद करें, चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाएं। तो ये इस क्रिकेट मैच का भी रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं निकल रहा है, उसमें नुकसान पैसों का आपका होगा। फ्यूचर के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तक रशिया से तेल लेना ये बंद नहीं कराएंगे मार्को रूबियो और सारे मिलके, तब तक वो सांस नहीं लेंगे। और जब रशिया से तेल लेना बंद करेंगे और उसके बाद इन्फ्लेशन का एक तूफान आएगा। अमेरिका शायद आपके साथ तिजारत शुरू कर दे, लेकिन एक इन्फ्लेशन का तूफान वहां पे जरूर आएगा। लेकिन चीमा साहब, मेरा ख्याल है, मैं तो खैर जाती तौर पे छोड़े, मैंने तो ये छोड़ ही दिया है। जो अमन की आशा का प्रचार मैंने शुरू कर रखा था, मैंने उस आशा को बंद कर दिया है। मैंने रियलाइज कर लिया है 10 मई को कि आई एम अ पाकिस्तानी रिगार्डलेस व्हाट हैपेंड, एंड इफ दे वांट टू सी द मर्डर एंड ब्लड ऑफ अस, वी शुड नॉट टॉक टू देम एट ऑल। मैं उनको खून और मारने की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैक्सिमम मैं ये कर सकता हूं कि उनसे माफी मांग लूं कि पाजान, यू आर विश्व गुरु बट नॉट माई विश्व गुरु, यू वेलकम टू द वर्ल्ड। प्रीच करें उनको मैं, लेकिन आई वॉन्ट बी एबल टू, आपको दोबारा अमन की और पीस का मशवरा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि यू हैव गॉन फार बियॉन्ड इन हेटरेड। आप दुनिया से बाइकाट कर रहे हैं। आप कहते हैं जी आप बहुत आगे हैं, आप रशिया करना चाहिए, आपको जरूरत नहीं है, आपको अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है, आपको चाइना की कोई जरूरत नहीं है, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, किसी की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, एंजॉय योरसेल्फ। लेकिन तार साहब, आज मौका नहीं था कि आज पाकिस्तान अगर जंग में जीता था तो मैदान में भी जीता, तो हमें अपनी भी नहीं, हमारी जीत की फेरनी चाहिए ना, अपनी मर्जी थले भी टांग फेरनी चाहिए। चीमा साहब, मोहसिन नकवी साहब को पता नहीं कि किस तरह की लंगड़ी लूली टीम ये लेके साथ जा रहे हैं, जो हर दफा मैच हारती है, हर एक किसी से हारती है। तो इस मैच की क्या जरूरत। मैच क्या होता है, जो टीमें एक दूसरे के कुछ ना कुछ बराबर सिमिलैरिटीज हो, उनके साथ मैच होता है। चीमा साहब, आप मुझे ये बकरी और ऊंट का कभी मैच देखा आपने? आपने कभी देखा है कि आप घोड़े का हाथी के साथ मैच करा दें आप? तो क्या जरूरत थी भाई, अपनी कौम को अजियत देने की क्या जरूरत थी भाई? और वो तो खुद कहते थे हम तुम्हारे साथ जंग में है, हालते जंग में। आपके पास तो पहले ही जवाब मौजूद था भाई, हम तो ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हम नहीं खेल सकते, हम तो जंग में, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। और जब पता हो कि हमारी टीम इस सलाहियत की नहीं है, तो ये नेशनल ह्यूमिलिएशन की जरूरत क्या थी इस तकलीफ की? आपको इस वक्त जरूरत थी बेइज्जती कराने की? मेरा ये क्वेश्चन है। और मैं बड़ी दफा कहा चीमा साहब, ये नहीं सिर्फ आप हॉकी में दूसरे देखें, दो चीजें आपके, अगर वहां पे ग्राउंड मौजूद नहीं है, प्ले ग्राउंड,
आप जब तक आपके पास कोचेज मौजूद नहीं है प्रॉपर, तो ये करने की क्या जरूरत है भाई, तकलीफ देने की, कौम को बार बार जूते मरवाने, नेशनल ह्यूमिलिएशन देनी, इसकी कोई जरूरत थी इसकी? ये मेरा क्वेश्चन है। ये बार बार एक्सरसाइज कौम को परेशान करना, अजियत देना, और फिर उनका तो कारोबार है ना भाई, उनका नफरत भी कारोबार है। और आज क्रिकेट के अंदर खेल के भी उन्होंने टिकटें तो कहते हैं सारी नहीं बिकी, क्योंकि लोग अब डरते हैं इनके मैचों में जाने से। वो कहते हैं कि ये बदतमीजी का तूफान है, क्या पता वहां पे कुर्सियों से लड़ पड़े एक दूसरे के साथ। अब टिकट भी नहीं बिके, 100% टिकट नहीं बिके थे, मैं पढ़ रहा था, बीबीसी के ऊपर आया बल्कि टिकट नहीं बिके। लेकिन ये चाहिए था ना हमारे जो लीडरान है कि वो इस तरह की ये इनको लेके जहाजों पे चढ़ के ना निकला करें, कि वो इतना टाइम कौम का पैसा जाया करते हैं। भारत ने तो पैसा बनाना था, तो वो तो देखे ना, हालते जंग में भी लड़ रहे हैं पैसा कमाने के लिए, वो तो ठीक है, उन्हें तो सूट करता है, आपको सूट नहीं करता। आज शाम को मेरा मकसद, जिस तरीके से आपने अपनी कौम को अजियत दी है, तो उसकी क्या जरूरत थी भाई? चले, लेकिन ये फिर फैसले को एक काम नहीं है चीमा साहब, हम पहले कौन सी चीजें ज्यादा सोच के साथ चलते हैं, किस तरह आगे जाते हैं। पहले भी इस तरह ही हमारे डिपार्टमेंट, आपके देखे ना इस वक्त, जज देख लें आप, जुडिशरी देख लें, वो हाइब्रिड सिस्टम के खिलाफ है, कहते हैं जी आमरीयत चल रही, तो रिजाइन दो भाई, रिजाइन देकर घर चले जाओ। झंडे वाली गाड़ियां एंजॉय करते हो, पैसे पैसे सारे वो एंजॉय करते हो, लेकिन कि हाइब्रिड सिस्टम है, आमरीयत है, हाय कहते मुर्शिद साहब को आज बीट जूस नहीं दिया, उनकी मसाज आज नहीं हुई, चले जजों को चले जाके देख कर आते हैं, अडियाला जेल जाते हैं, और इलेक्शन लड़ रहे हो रिजाइन करके, यार पीटीआई ज्वाइन करो, अडियाला जेल के सामने रोजाना जलसा करो, पर ये कुर्सियां छोड़ो, ये झंडे वाली गाड़ियां छोड़ो, ये क्या कौम को तुमने ड्रामा, टोपी ड्रामा बनाया? वो दूसरा, मैं बस चीमा साहब एक बात हो तो बताया जाए, क्रिकेट का फील्ड ही नहीं है, और कई फील्ड्स के अंदर आपकी चीजें ठीक होने वाली हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रही है, क्या वजह है? होगी, लेकिन होंगे, लेकिन टाइम स्लो है, गलत हो रहा है। मैंने, हमारे आर्मी चीफ साहब ये कहते हैं कि तरक्की की तरफ हमने जाना है, इसमें कोई शक नहीं है, हमें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन थोड़ी स्पीड स्लो है मेरे ख्याल में, जो मेरा अंदाजा है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि मंजी थले डांग फेरो, ना सिर्फ क्रिकेट चीमा साहब, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਾਂਗ ਪਲੱਸ ਲਿੱਤਰ ਫਿਰਨੇ की जरूरत है। डांग फेर के थले बैठे ना चट्ठे दे दूजे जेडे अगे पीछे, उन डांग फेर के बाहर निकाल के फिर उसके साथ ना डील करने की जरूरत है। मैंने आज एक ट्वीट की है चीमा साहब, मैंने कहा है कि मेरे डियर मुर्शिद पाक भाईजान, आप प्लीज सीएम को अकेला ना भेजें अफगानिस्तान, आपने जो तोहफे में टीटीपी यहां मंगा के उनको रिहेबिलिटेशन कर रहे थे, उनको भी साथ भेजें, और चंद यूट्यूबर जो 5th जनरेशन गेम कर रहे हैं, उनको भी अफगानिस्तान भेजें, और उनको कहें वहीं रहें, वो अपने जो है पख्तून भाई तालिबान उनके साथ ही रहें, हम वो कैसे ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए। आज भी आपके उन्होंने 35 मारे हैं, 12 फौजी आज आपके शहीद हुए हैं आज, तो ये मैं माफी मांगना चाहता हूं पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन जो पुरअमन शहरी हैं, उनके बिहाफ पर मैं आज माफी मांगना चाहता हूं। मुर्शिद पाक, हम आपके जख्मों के जख्मी हैं, हम आपने जो बुजदार और गोगियां यहां उड़ाई हैं महमूद खान, हम अभी जख्म ताजे हैं, हमारे ताजे, हम नहीं भूले। आपने जिस तरह मोहसिन बेग का ऑपरेशन किया था, मैं अभी वो हमें याद है, वो याद, जिस तरीके से आपने हनीफ अब्बासी को, जिस तरीके से आपने राना सनाउल्लाह को इबरत का निशान बनाया था, अभी वो यादें ताजी। अभी आज मेजर अदनान की मां जो है, उसने कहा 10 बच्चे हों मैं 10 के 10 दूंगी। तरस फरमाए हमारे ऊपर, तरस करें, आप खुद भी टीटीपी को लेकर आप अफगानिस्तान शिफ्ट हो जाए, खुदा का नवास्ता है, तरस करें पाकिस्तान में। एक तरफ आप पाकिस्तान के दुश्मनों की प्रॉक्सी बनते हैं यहां पे। आप जब 10 मई को जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर था, यू वर विद समबडी एल्स, आप पाकिस्तान के नहीं थे साथ, आज आप सूबा सरहद के साथ भी नहीं है। तो आप प्लीज, या आप शिफ्ट हो जाएं जहां गोल्ड स्मिथ ऑपरेशन है, या फिर जहां टीटीपी ऑपरेशन है, वहां चले जाएं, इस कौम को माफ कर दें, जिन्नात भी साथ ले जाएं, सीएम साहब को कहें और ਤੁਹਾਡੇ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਜਿੰਨ ਜਿਹੜੇ लगे फिरते लंगड़े ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। तरस करो पाकिस्तान, खुदा का नाम, तौबा इस्तग़फ़ार। अपने बच्चे आपके बैठे हैं ठंडे माहौल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, अपने गोल्ड स्मिथ मामू और नाने की यादें ताज़ी कर रहे हैं वो, और आप हमारे बच्चों को कहते हैं बाहर निकल के गोलियां छातियों पे खाओ, पीछे नहीं खानी, छाती आगे करो।
मेरी मेरी एक जो सबसे बड़ी सियासी वुमन है, फर्स्ट लेडी, उसने जलसे में कहा था, उसने कहा पठान हो तुम बहुत बागैरत कौम हो, इस्लामाबाद में चलो और ईंट से ईंट बजा दो। तेरे अपने बच्चे किथे ने? वटू नहीं लियाउंदी तू कढ़ के बाहर। अपने मुंडे तेरे BMW दे तमाशे ते जेड़े गप्फे ते जप्पे डॉलरां दे, वो अपने बच्चे तुम्हारे लाहौर बैठे हैं, वो तुम पाकपतन बैठे हैं। तो पठानों को आप कहते हो कि ये बड़ी बागैरत कौम है, बाहर निकलो गोलियां खाओ। वो खुद तरस करो, खुदा का नाम है, माओ के बच्चे हैं, ना इस तरह करो, ना इस तरह करो। ढूंढो आज किधर है बुजदार, किधर है, ढूंढो आज महमूद खान किधर है, ढूंढो उनको जाके। इस कौम को चाहिए कि उनके स्टैचूज बना के लगाएं इस्लामाबाद में। बुजदार साहब का स्टैचू होना चाहिए वहां। चलो चीमा साहब कोई नहीं, वो कहते पसंद अपनी अपनी नसीब, अपना अपना बेवकूफ बनाया जा रहा है मुसलसल। बड़े बड़े मरीज हैं चीमा साहब, मैं देख रहा हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े स्कॉलर मरीज हैं, रोना शुरू हो जाते हैं, कहते खुदा। और मैं क्या इनको थेरेपी कराओ यार, इनको को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, ये खाना कम खाया करें, वॉक किया करें। तो दुआ फरमाए पाकिस्तान के लिए। लेकिन मुर्शिद के 3.5 साल की खबरें देखो, जब उसने कहा था कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ पाकिस्तान का बाप है, मर्जी के जज हो तो ठीक है, और आप अगर इलेक्शन हार जाए तो फॉर्म 45 47 है, अदालत से फैसला गलत आ जाए तो वो जज करप्ट है, जर्नैल आपके खिलाफ हो तो वो करप्ट है, और बाजवा साहब का जर्नैल हो, जनरल फैज हमीद हो, वो सारे ठीक है। चीमा साहब कहते थे ये लोग ईमान ले आए हैं जो इनको ज्वाइन करते थे, कहते ये ईमान ले आए। तौबा, चलो वो नहीं चीमा साहब, ये सजा, ये कौम को सजा है, ये कौम को सजा का एक दिया जा रहा है। वाकई ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की किस्मत में था। दूसरा, मैं चीमा साहब हिस्ट्री का बहुत बड़ा स्टूडेंट हूं, जब भी कौमों को जवाल आता है बाहर से नहीं आता। बाहर के तो आपने राफेल गिरा दिए ना चीमा साहब, बाहर के लिए तो आप तैयार हैं, 7 लाख फौज है। मैं जानता हूं जिस तरह मेजर अदनान है, इस तरह के बड़े फौजी पाकिस्तान जो पाकिस्तान के लिए मरने के लिए तैयार है। थ्रेट किस चीज की है? इंटरनल थ्रेट, जिन्होंने टीटीपी को लाके यहां बिठाया, जिन्होंने दफ्तर खुलाए थे टीटीपी के, जिन्होंने टीटीपी के कातलों को जेलों से छोड़ा था, वो इंटरनल थ्रेट है चीमा साहब, वो इंटरनल थ्रेट। चले कोई नहीं चीमा साहब, आज की जो इंटरेस्टिंग खबर आपको और भी देना चाह रहा था, ज्यादातर अभी तक लोगों को नहीं पता कि यहां पे चीमा साहब वो आ चुका है, चार्ली कर्क का जो मारने वाला था, उसके बच्चे की तफसीलात सामने आ रही हैं। फॉक्स चैनल पे आज आया है कि वो मोहतरम जो उनका रूममेट था, वो उनकी बीवी बनने की तैयारी कर रहा था, वो अपना सेक्स ऑपरेशन कराने वाला था। ओबामा साहब ने जो प्रचार कर रखा था चीमा साहब, ओबामा साहब के तोहफों में तोहफा ये भी है, उनके तोहफों उस 12 साल के दौर के अंदर गेज, लिस्बियन और आपका स्किन कलर वाज मैरिड। तो वो बच्चा उसका रूममेट था, उसके साथ बीवी उसकी बनने की तैयारी की जा रही थी, हार्मोन थेरेपी उसकी हो रही थी, और वो तैयारी कर रहा था सेक्स चेंज ऑपरेशन की। ये सिर्फ आपके खिलाफ 5th जनरेशन वार नहीं है, वहां पे आप ही जन्नात के वहां पे जो है आप मुतासरीन नहीं है, अमेरिका के अंदर भी इस तरह हो रहा है चीमा साहब। ये आज की खबर यहां पे। दूसरी, आप कतर की आपने बात की है चीमा साहब, अभी तक यहां पे बासगश्त है, चल रही है कि क्या हुआ। उसमें सबसे ज्यादा मुतनाज़ा जो चीज है चीमा साहब, इजराइल है। वो तो कहता मैं, जिस तरह आपके मोदी साहब कहते हैं कि मैं हर घर के अंदर घुस के मारूंगा, हर पाकिस्तानी का मैं खून देखना चाहता हूं, और ऑपरेशन सिंदूर अगले 150 साल चलेगा जब तक कोई भी मुसलमान जिंदा है पाकिस्तान में। इसी तरीके से इजराइल भी कहता है, वो कहते हैं मेरा कोई एक कंट्री के साथ तो प्रॉब्लम नहीं है, नाम ही काफी है आपका बासित मुसलमान, वो हमले करेंगे। रिसेंट तरीका जो निकला है जो यहाँ पे कि उन्होंने जो मिसाइल चलाया था वो इजराइल के ऊपर से उड़ के आया। अब 2 लम्हा फिक्रियात है, कतर वहां भी बेस है, सऊदी अरेबिया के अंदर भी बेस है, और उन बेसों का मतलब क्या है जी? अब आगे फ्यूचर में मुश्किलात किसके लिए हैं? वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए। अब आपके साथ दोस्ती का हाथ कौन बढ़ाएगा? यूक्रेन आप पे ट्रस्ट कर सकता है आज, रशिया आपके साथ आगे जा सकता है कि आप अपने एलाइज जहां आपकी आर्मी बेसिस मौजूद हैं, अगर आप उनके साथ भी सिंसियर नहीं है तो देन व्हाट आर यू? ये सवाल सबसे बड़ा। इजराइल पे तो पहले ही देखे ना, तो ही इज अलोन। इजराइल का तो पहले ही आज यूएई ने में बुला के उनके एम्बेसडर को उन्होंने कह दिया कि वी आर सस्पेंडिंग अ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद यू। एक ही था ना,
एक कंट्री आगे आया था बहरीन साथ, दूसरा कंट्री था मेरा ख्याल है इब्राहिम अकॉर्ड के साथ, वो एक स्टेप आगे आए थे, अब वो 2 स्टेप पीछे जा रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में क्वेश्चन आज ये है, कल कतरी प्राइम मिनिस्टर यहां पे आए थे, अब वो यूनाइटेड नेशंस में, और फिर उसके बाद वो यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट साहब के साथ भी मुलाकात थी। लेकिन सबसे बड़ा ज्यादा डैमेज जो मेरा ख्याल में हुआ है वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को हुआ है, अमेरिकन क्रेडिबिलिटी को हुआ है। कतर के अंदर जो चीमा साहब हुआ है, चलें वो कहते हैं ना हमने जाके जहां टेररिस्टों को आप पनाह देंगे हम जाएंगे, वो पनाह गुज़ीन नहीं थे, वो आपके पीस प्रोसेस को नेगोशिएट करने आए थे। चीमा साहब, मैंने उसके बाद 2 चीजें हैं, हमारे पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो डिस्कशन हुई है, हमारे जो वहां पे परमानेंट हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच दी है इजराइल के खिलाफ। फिर इजराइल ने उसके ऊपर अपॉलॉजी भी की है कि पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करना, उसामा बिन लादेन और उसके बाद कतर को का कंपैरिजन नहीं बनता। चीमा साहब वो वहां पे पीस नेगोशिएशन के लिए आए थे, दे वर नेगोशिएटिंग, आपने उनके ऊपर अटैक किया। ये डिफरेंस है सबसे बड़ा उसमें। चलें, लेकिन चीमा साहब माइट इज राइट, अमेरिका उनके साथ है, अमेरिका उनके साथ रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक यहां पे मैंने आपको अर्ज किया था उनका असर और सूख रहेगा, और असर और सूख कितना है इस वक्त उसका अंदाजा थोड़ा सा लगाना हो है तो बहुत बड़ा है। अमेरिका को बनाने वाले वही हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जूश आए थे तो अमेरिका को ताकत यही बनाया था। उससे पहले अमेरिका क्या था? अमेरिका यूरोप की प्रोडक्ट्स की रॉ मार्केट थी। काटन उगती यहां थी, लेकिन कपड़ा यूरोप में बनता था। टबैको उगता यहां था, सिगरेट जाके यूरोप में बनते थे। यहां पे शुगर केन होता था, चीनी कहीं और जाती थी। यही रॉ मार्केट थी। इनको जाहिल और बैकवर्ड समझा जाता था। यहां पे आज भी अगर देखा जाए तो जो लोग आगे हैं इस वक्त, मैं उसकी छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा चीमा साहब। न्यू इंग्लैंड स्टेट्स जो हमारे अमेरिका के अंदर है, जिसके अंदर न्यूयॉर्क है, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी, रोड आइलैंड, मैसेच्यूसेट्स, इनको कहा जाता है न्यू इंग्लैंड स्टेट्स। वेल्थ और नॉलेज का, जो भी वेल्थी और नॉलेजेबल यूरोपियन आते थे सबसे पहले यहां आते थे। अमेरिका के शुरू के आने वाले को 30 जो सदूर थे वो इन्हीं स्टेटों में से थे। पैसा भी था उनके पास। मैसेच्यूसेट्स में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, न्यू जर्सी के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं, रोड आइलैंड, न्यूयॉर्क के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं। और वो लोग कौन थे? वो आपके सारे किंग और क्वीन के रिश्तेदार थे। हमारे जॉर्ज बुश साहब भी कहते हैं कि क्वीन के रिश्तेदार थे। तो चीमा साहब उससे पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले ये कुछ भी नहीं थे। बनाया किन्होंने था? जो यूरोपियन जर्मन से निकले थे, ज्यूइश, उन्होंने अमेरिका बनाया था। दे ओन इट। और उनका असर जो सबसे बड़ा, मैं एक मिसाल देने के मेरे उस पर भूल चुका था, प्रेसिडेंट साहब का दामाद ज्यूइश है, और उस दामाद का वालिद फ्रांस में आज अमेरिकन एम्बेसडर है। तो आप अंदाजा लगा लें इन्फ्लुएंस उनका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज्यादा है। और इसकी वजह ही है, उसकी वजह ये है कि पैसा और साइंस के ऊपर रिसर्च उनकी बहुत ज्यादा है, आज भी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। चीमा साहब आपको याद होगा जिस तरीके से पेजर उन्होंने फाड़े थे, अटैक किया था। चीमा साहब मैं हैरान हूं, अगले दिन मैं रिसर्च कर रहा था ईरान में, ईरान का अब सामने आ रही हैं चीजें। ईरान का प्रेसिडेंट जिसका हेलीकॉप्टर गिरा था वो भी इट वाज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जिस तरीके ने उन्होंने ईरान के साइंटिस्ट मारे हैं, आप सोच नहीं सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मारे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरी कौम, जब जिस तरह मैंने अर्ज कर रहा था कि फौज है चाइना के पास कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की, भारत के अंदर फौजें हैं, अकल कोई नहीं, क्वालिटी कोई नहीं, फोकस पैसा, पैहा पैहा। उनका फोकस कुछ और है, टू रूल द वर्ल्ड, टू रूल द वर्ल्ड। तो चीमा साहब दर हकीकत जिस तरह मैंने अर्ज किया था, मिडिल ईस्ट के पास पैसा कम है इस वक्त। कतर के पास ही अंदाजा लगा लें कितना पैसा है। उन्होंने रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप साहब को जहाज तोहफे में दिया, सिर्फ आने की वजह से। वो जहाज वो असले के अंबार, F-16, F-18, F-35 नीचे खड़े हैं, लेकिन उड़ाना न जानते हो। 100 बच्चा हो, 18 बीवियां हो, बिल्डिंगें बड़ी बना लेने से ये चीजें नहीं आती। जंगें जज्बों से होती हैं, हथियारों से नहीं होती चीमा साहब। तो दर हकीकत ये रहेगा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन रहेगा, बल्कि इस पे मजीद नए क्लैशेस आएंगे। सिलिकॉन कर्टन आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उड़ा के रख देगी चीमा साहब, उड़ा के रख देगी। जहां आप बैठे वहां एक इंग्लिश चैनल नहीं है। जिन्नात के साथ कंट्री चलाने वाले लोगों को क्या पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है?
एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट प्ले बॉय मुर्शद बन चुका है। मुर्शद जी। डॉक्टर साहब, हो सकता है हमारे जन्नात ही जो है हमें एआई के बारे में बताते हो, एआई बेस्ड जन्नात हमने रखे हो। डॉक्टर साहब आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब हमारी। और जिदे कोल जेलर ने चीमा साहब वो कहंदी मेरे जेल दे कमरे च मैनू करंट वजन लगा, पता नहीं मैंने चक्कर आउंदे ने। चक्कर कहंदी चक्कर ते आ रहे ने, पैसे लैके नस गई। कहंदी पैसे मैं बच्चों वास्ते बनाए सन, उन्होंने ते वटुआं जाए करना सी, पैसे वटुआं दे सन, चले अमरीका गए, माल्टा चले गए पैसे। कहंदी हाय पैसे डॉलर, कहंदे बोरियां भरियां सन, बोरियां। आप सियोइयां सन बोरियां, हत्थां नाल सीतियां सन, हत्थां नाल सीतियां बोरियां दे टांके खुल गए। चीमा साहब जिन को इलैक्ट्रीशियन उतो बिजली नहीं ठीक कर सकता उस कमरे दे विच आ, कहंदे पानी गंदा देंदे ने वजू करने वास्ते। ओ ते यार पत्थर नाल कर लो वजू यार, सहरा दे विच जेहड़े सारे पत्थर नाल करदे ने वजू, कहंदे पानी देने वास्ते गंदा दिता जाता है। तो बीट रूट भी लभ रहा, तुहानू मालशीए भी लभ रहे ने, तुहानू उत्थे किहड़ी शै नहीं लभ रही, की दसां की दसां। कहते हाय, कहते बोटॉक्स भी नहीं होया मुर्शद पाक, 2 साल हो गए बोटॉक्स नहीं होया, फेशियल नहीं होया, हाय वाल जाली लवांदे सन वो भी नहीं लग सके मुर्शद नू, की करिए, इतना हार्ड टाइम है। कहते हमने देखा है उनके चेहरों पे चूड़ियां, 72 साल का बंदा, चाचा ही हो, दादा नाना खुदा दा ना लो, अजे भी 500 बैठका मारदा, डंड मारदा उत्थे सारी दिहाड़ी। कहते हाय चेहरे के ऊपर उदासी थी, फेशियल नहीं किया किसी ने, हाय बोटॉक्स थे उन्होंने। अब लड़कियां क्या कहेंगी, अब लड़कियां डांस किस तरह करेंगी, क्या करेंगी। अब वो जो बाहर निकलेंगे जलसों में लोग किस तरह आया करेंगे, सर पे बाल नहीं लगे। करो करो फिर बनाओ कौम, सिलिकॉन कर्टन वाले पासे ले आओ इन्हों, किवें लियाओगे, अंग्रेजी तो बगैर आउंदे नहीं तो लियाओ। चलो चीमा साहब, मैं तो आपको, मैं यहाँ पढ़ता रहता हूँ, कुड़ता रहता हूँ, क्या करें, हमारी किस्मत में यही कहते नॉलेज इज अ कर्स, जो पढ़ते हैं ज्यादा, कि दुनिया कहाँ जा रही है चीमा साहब, ये कितने जा रहे हैं। चलो कोई नहीं, ऐसे तो ऐसे। चीमा साहब एक और चीज है, अभी तक अजय तक हासे निकल रहे हैं कच्छा थलो, पूछो क्यों। ये नहीं पता कि अब तूफान, ये जो तूफान आया है सैलाब का, इसके बाद क्या आने वाला है। फसलें खत्म चीमा साहब, गुर्बत का तूफान आएगा सोसाइटी के अंदर, क्या बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा, डाके बजेंगे, भूख बढ़ेगी। लेकिन चीमा साहब देखें ये फिर और आज तक लब कुशाई मुर्शद ने नहीं की कुछ चीजों के ऊपर, आज तक मैं चीमा साहब एक आखिरी पॉइंट करना चाहूंगा, आज तक किसी फौजी के मरने पे, मैं बल्कि दुख के साथ, मैं प्लीज मेरा एहतजाज रिकॉर्ड करें, चीमा साहब मेजर अदरार के जनाजे में एक भी पीटीआई का बंदा नहीं गया, एक भी। कल 13 बन्नू में शहीद हुए, एक भी वहां पे पीटीआई का बंदा नहीं। चीमा साहब पीटीआई को छोड़े आज तक सिंगल ट्वीट नहीं की मुर्शद पाक ने, 130 आर्टिकल लिखे हैं उसने, आज तक इसकी ऊपर नहीं लिखी। सैलाब के बारे, इसके बाद जो महंगाई का तूफान है उसका सोल्यूशन है इसके पास, उसका सोल्यूशन है। सारा दिन कहता है जी फलां स्टैंडिंग कमेटी से रिजाइन दो, एमएनए रिजाइन दे, एमपी रिजाइन, और कौम को यह भी तो बताओ कि सैलाब का क्या करोगे यार इसके बाद। तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इनकलाब में किस तरह इस कौम को आगे लेके जाओगे, है तुम्हारे पास सोल्यूशन इस चीज का। तुम वादा किया आज तक तुमने कौम से कि मैं दोबारा जो है वो बुजदार जैसे लोग और महमूद खान जैसे और गोगियां नहीं लेकर आऊंगा जिनके प्रूफ मौजूद हैं। मलक रियाज के तुम पहले खिलाफ चलते रहे, पर बाद में हीरो की अंगूठियां लेते रहे, उससे जमीन लेते रहे कौम से, आज तक तुमने माफी मांगी उस पर। चले चीमा साहब, फिर कौम का कसूर है, उसका कसूर तो नहीं। वो तो मैकियावेली तो माफी नहीं मांगता ना, वो तो पावर पॉलिटिक्स, वो कहना मैं तोड़ के रख देंगे, कहते इंज मेरा जो विक रहा चूरन तो विकण दो, भाई जो लै रहे चले तो लैण दो। बल्कि वो नाल चला ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ YouTube खोलता मिलियंस डॉलर पैसे। चलो चीमा साहब, डॉक्टर साहब एक आखिरी कमेंट कर दें, अरब इस्लामिक समिट दोहा में हो रही है, मार्को रूबियो इजराइल में लैंड कर गया, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? कुछ भी नहीं सिग्निफिकेंस, जिस तरह मैंने कहा था कि मेरा इसी पे स्टेटमेंट यही है, एक दिन के लिए बर्गर नहीं खाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मार्को रूबियो जितना मर्जी जाए, वो कहते जंगल का बादशाह, अंडे दे बच्चे दे, जिथे मर्जी जाए ਉਹਦਾ हक बनता। एक दिन बर्गर नहीं खाना मैकडॉनल्ड, कहते एक दिन मैकडॉनल्ड बर्गर नहीं खाना, एहतजाज दे विच, बस है साडा एहतजाज है।
इससे आगे कुछ नहीं। चीमा साहब, ये कौमें, मैं कहता हूं इनको चाहिए कि इजराइल की स्टोरी, नेतन्याहू की स्पीचें वैसी थे। मैं चाहूंगा कि अगर बचना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पाकिस्तान और इस्लामिक कंट्रीज के अंदर हर यूनिवर्सिटी के अंदर इजराइल के ऊपर पीएचडी होनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए हर इस्लामिक कंट्री के अंदर। अगर, क्योंकि बच्चों को बताओ कि उन्होंने तरक्की किस तरह की, बच्चों को बताओ व्हाट इज द नेशनलिज्म, बच्चों को बताओ कुर्बानियां क्या है, कौमें किस तरह यरगमाल बनाती हैं, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। I'm a huge fan of them। मेरे ऊपर ये कहते इजराइल को सपोर्ट कर दो, मैं सपोर्ट, मेरी सपोर्ट ना सपोर्ट से क्या फर्क पड़ता है? अपने हालात देखो, पहले अपने हालात देखो। साइंस से तुम्हारी नफरत है, इंग्लिश से तुम्हारी नफरत, अपने आप से तुम्हारी नफरत है, कोई कमिटमेंट। मैंने कहा था मेजॉरिटी मुस्लिम वर्ल्ड देख लें, 3 वक्त की रोटी खा के सो जाते हैं। और मैं मिसाल, बुरी बात है, कहनी नहीं चाहिए, वो तो जानवर भी कर रहे हैं चीमा साहब। आबादी देखो इजराइल की, जूश आबादी देखो, अपने हालात देखो। तो कतर छोड़ के जाओ। अरब, मुझे क्वेश्चन करते हो चीमा साहब, अरब लीग का कोई है पोजीशन रह चुकी दुनिया में? ओआईसी की कोई पोजीशन है आज तक? टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ नेटवर्किंग के लिए इकट्ठे होते हैं, खाबे शाबे खा के घर आ जाते। कोई और समिट का नाम पता है क्या था अरब साहब? अरब इस्लामिक समिट। इस्लामिक समिट नहीं, अरब इस्लामिक। आप नाम से चेक करें कि उन्होंने अपने अरब, हम तो भी कह सकते हैं ना एशियन इस्लामिक समिट या कोई और इस्लामिक, उन्होंने कहा जी अरब इस्लामिक, यानी कि हम आपसे पहले हैं। बिल्कुल नहीं, वो चीमा साहब आपके लिए, आप चीमा साहब आप ज्यादा अरसा अगर सऊदी अरेबिया जाएं, ये आपकी पोजीशनिंग है। आप अपने आप को अरब समझते हैं, वो आपको गरीब और मस्कीन कहते हैं, रफीक कहते हैं, थर्ड क्लास सिटीजन। मैंने आपको अर्ज एक दफा की थी बड़े दुख के साथ। मैं दुबई में एक टैक्सी में बैठा था, तो एक टैक्सी ड्राइवर, बहुत पुरानी बात, 20 साल पुरानी बात, मैंने वो जो टैक्सी ड्राइवर था, मैंने उससे पूछा कि आपके यहाँ पे क्या हालात है, आप खुश हैं? पठान भाई जी, उन्होंने कहा जी मुझे 30 साल हो गए टैक्सी चलाते, मेरे पीछे जब अरबी बैठते हैं तो पैसा, रुपए जो डॉलर इस तरह पकड़ाते हैं किराया, ताकि हाथ ना लगे, मेरा हाथ भी ना पाके उनके। जुनाब कभी जाके मिडिल ईस्ट में देखें पाकिस्तानियों के साथ क्या सलूक किया जाता है, हर जगह पे। एयरपोर्ट पे ही आपको पता चल जाएगा जिस तरीके से धक्के मारते हैं। मैंने एक दफा उमरा करने गया था चीमा साहब सऊदी अरेबिया, मैंने देखा था एयरपोर्ट के ऊपर वो किस तरह पाकिस्तानी बुजुर्गों को, जिन्होंने एहराम पहने हुए थे, जो उनके साथ वो जबान इस्तेमाल कर रहे और धक्के दे रहे थे। मेरे लिए यकीन करें वही काफी था। और बड़ा अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि इशू भी तो उन्हीं का चीमा साहब, प्रॉपर्टी का झगड़ा है, अरबियों की प्रॉपर्टी का झगड़ा है ना। कौन सा बैरिया टाउन के ऊपर कब्जा किया इसराइल ने? उनका ही झगड़ा है, तो अरबों का झगड़ा है, उन्होंने अपना नाम दे लिया। आप कौन है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हैं आप। आपकी शादी के लिए अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, अब आगे सुन ले बात है, आखिरी पॉइंट ये, कतर की बात कर रहे हैं आप, प्राइम मिनिस्टर साहब वहां बैठे, जरा आप गूगल करें देखने वाले, जो यहां से ड्रोन गए थे इसराइल के कश्मीर की जंग, आपका जो जंग था, जंग में वो कहां से चले थे? कतर से चले थे। 150 जो एडवाइजर उस वक्त आया था भारत के अंदर, जिन्होंने आके उन ड्रोनों को चलाते रहे हैं, वो कहां से उड़े थे? कतर से उड़े थे, कतर से उड़े थे। आपने एहतजाज भी किया था आपकी गवर्नमेंट ने कतर से कि आपकी सरजमीन हमारे लिए इस्तेमाल हुई। तो वो हर कोई अरबी है, वो अपने आपको क्या समझते हैं? वो आप तो यू आर पार्ट ऑफ अ चीप लेबर। वो कहते हैं इनको थप्पड़ मारो, जूते मारो, इन्होंने तो लेबर के बगैर गुजारा ही नहीं, इनका आ जाएंगे यहाँ पे दोबारा। लेकिन आप हैं कि आप वो तोप पहन लेते हैं, समझते अरबी हैं ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ कपड़े और लंबी धोती पा लेते हैं, ये समझते हैं अरबी, तर्जमे ना कुरान पढ़ते नहीं। लेकिन एक चीमा साहब दर हकीकत रियलिटी देखें, पाकिस्तान से मोहब्बत करना सीखें, खुदारा अगर बचना है, और बच्चियां ने इंग्लिश ਤੇ मैथ पढ़ाओ और हाथ थोड़ा जाओ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ इमरान खान ਦੇ जलसे च नचण च जे अगर ਤੁਹਾਡਾ दिल कर रहा नचो, लेकिन वो सिर्फ एक पोलिटिकल ओपीनियन तक रखो। औलाद दा वेखो कि शामी बच्चा घर नहीं आ रहा ते किथे किदे हथ चढ़ गया है, और बच्चे ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅੱਜ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ इंग्लिश ਦਾ मैथ ਦਾ, तेरा फ्यूचर की है? मुर्शद के बच्चे इंग्लैंड ने बेटा जी, वो बड़े ठीक ने, वटुआ ने भी बड़े पैसे बना लेने, खुदा का नाम है। आप बच्चे से पूछे तुम क्या सीख रहे हो, तुम क्या सीख रहे हो? ये जब तक ये नहीं करेंगे, आप इंडिविजुअल बेसिस पे पाकिस्तान से मोहब्बत करना नहीं सीखेंगे, आप रगड़े खा खा के जलीलो ख्वार होंगे जहां भी होंगे आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच साजिद तारिक साहब, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर।